जय हिंद दोस्तों, एसकेएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं आपका क्लास 10th का हर एक बुक का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका फिजिक्स का बुक है क्लास 10th का, इसके चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसके चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम हर एक बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराएंगे और वो भी 1 से लेकर अंत तक। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए यह तैयारी हम शुरू से लेकर लास्ट तक कराएंगे, तो आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो दोस्तों यह दर्पण आपका या तो समतल दर्पण होगा या आपका उत्तल दर्पण होगा। समतल और उत्तल दर्पण में दोस्तों हमेशा आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये आप सभी याद रखिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव का संपूर्ण तैयारी आपको इसी चैनल पे कराया जाएगा। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आप लोगों ने हमारे द्वारा प्रोवाइड किया हुआ सभी क्लास को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, फिजिक्स बुक में चैप्टर नंबर 1 में ही है प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर में। आप 2-3 लाइन पढ़िएगा तो देखिएगा उसमें लिखा हुआ है प्रकाश की किरणें जो है यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधी रेखा में हमेशा प्रकाश की किरणें गमन करती है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और दोस्तों हम साइड में आपको ये भी दर्शा दिए हैं कि यह क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा जा चुका है। तो यह देख सकते हैं 2015 और 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका यह क्वेश्चन है। तो आप सभी इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी आपका 2 नियम है। तो दोस्तों हम अपवर्तन का क्लास नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन का, यह हमारा प्रकाश का परावर्तन है। तो इसका 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन का। और आप लोग यदि सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। फर्स्ट जो नियम है प्रकाश का परावर्तन का उसमें है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दोस्तों आप सभी ने देखा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है दोस्तों, कोण आई बराबर आपका कोण आर होता है। कोण आई बराबर आपका कोण आर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम हैं। तो आइए दोस्तों, हमें आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ चुका होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों आप सभी सब्जेक्टिव का तैयारी कहीं से भी कीजिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए इस चैनल को फॉलो करके ज़रूर रखिएगा। आपका हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। तो दोस्तों प्रकाश के नियम से जो निर्धारित होता है ये आपका आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हम अभी आपको बताए हैं कोण आई बराबर, यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कोण आई जो होता है, कोण आई ये बराबर कोण आर के होता है। यानी प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। यानी प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो प्रकाश जो है ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है यह हमेशा काल्पनिक बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा ये 2 बातें आप लोग याद रखिएगा। काल्पनिक भी बनता है और इसमें हमेशा प्रतिबिंब सीधा भी बनता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा,
एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो परावर्तित किरण पुंज जो होगा यह भी आपका अभिसारी ही होगा। यानी अभिसारी जब समतल दर्पण मान लीजिए एक इस प्रकार का है और इस पे कोई अभिसारी किरण पुंज आपतित होती है तो परावर्तित भी अभिसारी किरण पुंज ही होगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो हम अभी आपको बताए हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान हमेशा +1 होता है। समतल दर्पण का जो आवर्धन है इसे हम लोग m से सूचित करते हैं और m बराबर होता है आपका v/u। आप लोग इस सूत्र को याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में ये भी सूत्र पूछा जाता है। तो समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी इसको ध्यान में रखिएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो दोस्तों समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है या इस प्रकार का मान लीजिए समतल दर्पण है और इसकी फोकस दूरी जो होती है दोस्तों, मान लीजिए इस पर कोई आपतित किरण है तो इसकी फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। तो आप सभी इसको याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वे भी अपने कंप्लीट ऑब्जेक्टिव की तैयारी इस चैनल से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। यानी प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने। तो दोस्तों समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हमेशा सी यानी वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंटर कहते हैं और हिंदी में हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो जब भी हम वस्तु को सेंटर पर रखेंगे, मान लीजिए दोस्तों ये आपका दर्पण है, मान लीजिए यह आपका अवतल दर्पण है और इसका बाहरी भाग कलई किया गया है और इस तरह का मान लीजिए इसका ए है और ध्रुव ये बन गया, मान लीजिए पी ध्रुव हो गया यहाँ पे और यहाँ पे आपका एफ फोकस हो गया और यहाँ पे सेंटर हो गया। तो जब भी हम वस्तु को सेंटर पर रखेंगे दोस्तों उसका प्रतिबिंब हमेशा सेंटर पर ही बनेगा। तो आप सभी ध्यान में ज़रूर रखिएगा, हमेशा वस्तु को सेंटर पर रखेंगे तो प्रतिबिंब सेंटर पर बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों हमारा, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा एवं हासित होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हास्यित का मतलब होता है दोस्तों छोटा, सीधा और छोटा बनता है उत्तल दर्पण में हमेशा। आप सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जो बाइक होता है दोस्तों, मोटरसाइकिल, उसके साइड में 2 ऐनक जो लगे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का ही प्रयोग हुआ रहता है। उसमें कोई भी प्रतिबिंब बनता है, आप सभी देखिएगा बाइक में जो आईना लगा हुआ होता है वो उत्तल दर्पण होता है, उसमें हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है। और हास्यित का मतलब हुआ छोटा बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। तो आप सभी इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, दर्पण का सूत्र है। तो दोस्तों दर्पण का सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका दर्पण का सूत्र होता है। यहाँ पे u होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और दोस्तों आप सभी इस सूत्र से एक और सूत्र याद रख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे पूछा गया है दर्पण का सूत्र, तो दर्पण का सूत्र तो आपका ये हो गया। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता लेंस का सूत्र क्या होता है, यदि आपसे लेंस का सूत्र पूछ लिया जाता तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा। जैसे आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ऑप्शन बी में जो दिख रहा है ये आपका लेंस का सूत्र है। किसका सूत्र है? लेंस का सूत्र है। तो आप सभी इसको भी ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है यानी 14 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप किसी भी सैलून में जाकर देखते होंगे, जो आपका सैलून में दर्पण लगा होता है वो हमेशा अवतल दर्पण लगा होता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और दोस्तों आप सभी एक और बात ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है वाहनों के हेडलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हेडलाइट का मतलब हुआ दोस्तों जो वाहन में सीधा, जैसे मान लीजिए आप ऑटो में बैठे हैं और सामने जो शीशा आपको दिखता है वह आपका हेडलाइट बोलता है। तो हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और वाहनों के साइड मिरर जो है दोस्तों, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। और हेडलाइट कहेगा तो उसमें अवतल दर्पण का। तो आशा है हमें आपको समझ में आ चुका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों हम अभी आपको क्वेश्चन नंबर 14 में समझाए हैं कि अग्रदीप का मतलब होता है आगे वाला शीशा, जो आपका बोलेरो वगैरह में लगा होता है, ऑटो वगैरह में आगे का जो शीशा लगा होता है वह हमेशा अवतल दर्पण का बना होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह बड़ा बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो पश्च दृश्य यानी साइड मिरर, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइड मिरर। तो साइड मिरर भी जब कहेगा, साइड मिरर यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइड मिरर जब भी आपको कहेगा या फिर पश्च दृश्य कहेगा, दोनों एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वहाँ पे आप लोग उत्तल दर्पण को सही कीजिएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो दोस्तों नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने कोई भी बिंब यानी दोस्तों हुआ वस्तु रखी जाती है, उसकी दूरी आपका हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। मान लीजिए ये दर्पण है और इसके सामने कोई भी बिंब रखा गया है तो उसकी दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाएगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण जो है इसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अवतल दर्पण कहेगा तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक यानी पॉजिटिव, और अवतल दर्पण कहेगा उसमें फोकस दूरी निगेटिव यानी ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्तों हमारा, दोस्तों हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि जब भी हम क्लास प्रोवाइड करें आपसे एक भी क्लास मिस ना हो और आप जल्दी से जल्दी क्लास को देख पाएँ और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आवर्धन का मान ऋणात्मक यानी नेगेटिव बोला जा रहा है। तो हम अभी आपको बताए हैं अवतल दर्पण में हमेशा नेगेटिव आवर्धन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। आप सभी इसको ध्यान में रखिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो दोस्तों दंत विशेषज्ञ का मतलब हुआ, मतलब जो दांत के डॉक्टर होते हैं वह मरीजों के दांत का प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो वे हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दोस्तों इसमें आप लोग ए बी सी पर ध्यान मत दीजिएगा कि हम किसका ए और किसका बी और किसका सी, आप लोग जो हम समझा रहे हैं उस पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा। मान लीजिए ये अवतल दर्पण आंसर हुआ और एक्स्ट्रा जो भी हम कुछ यहाँ पे समझा रहे हैं आपको वो भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी दोनों मापेगा, तभी उसको मालूम चलेगा कि उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो राइट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्तों, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है।
दोस्तों यह क्वेश्चन डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी के लाइन से उठाया हुआ क्वेश्चन है। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। और 1-2 बार शायद पूछा भी गया है। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। और दोस्तों फोकस जो है इसको हम लोग F से, त्रिज्या जो है इसको हम लोग R से सूचित करते हैं और प्रधान अक्ष को P से सूचित करते हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें एक और चीज़ नहीं दिया गया है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम लोग C से सूचित करते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, निम्नलिखित में से, आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का होता है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। तो दोस्तों इनमें से पूछा गया है कि फोकस दूरी क्या होगी। तो आप सभी एक सूत्र जानते होंगे, F=R/2 होता है। और नहीं भी जानते होंगे तो इसको जान लीजिए, F=R/2 होता है। यानी जो दर्पण का फोकस होता है वह त्रिज्या का आधा होता है। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है फोकस दूरी, यानी F का मान हमसे पूछा गया है और R का मान दिया गया है। R का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 32 सेमी R का मान दिया गया है। तो आइए हम लोग 32/2 कर लेते हैं। तो 32 हो गया R का मान और बटा 2 है तो बटा 2 कर लेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 से आपका 16 मर्द में कट जाएगा, तो आपका 16 हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी एक बात को और ध्यान में रखिएगा, जब यहाँ पे दर्पण उत्तल बोला गया हो तो हमेशा प्लस लिखेंगे, और जब दर्पण अवतल बोला जाएगा तब हमेशा इसको माइनस में। मान लीजिए बोला गया रहता अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी, तो हम लोग -16 आंसर टिक करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। लेकिन इसमें बोला गया है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में हमेशा धनात्मक प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, +16। तो आप आशा है हमें कि आपको समझ में आ चुका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा आपका सीधा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों वह हमेशा उल्टा बनता है। तो आप सभी इसको भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा। जब भी कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब तो हमेशा आपका उल्टा बनेगा, और जब भी कहेगा काल्पनिक प्रतिबिंब तो वह हमेशा सीधा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो दोस्तों फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच हम अभी आपको संबंध बताए हैं कि फोकसांतर का मतलब F हुआ और वक्रता त्रिज्या का मतलब R हुआ। तो F = R/2 यही संबंध होता है। या दोस्तों यदि ये 2 जो है आपका भागा में दिया हुआ है, यदि आप लोग इधर इसको लाते हैं 2F, तो 2F गुना में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2F = R हो जाएगा। तो इसी को जो यहाँ पे R के नीचे 2 था, इसी को इसमें पहले ला दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, जो भी आंसर होगा यहाँ पे R = 2F भी आंसर राइट हो जाएगा, या फिर F = आपका R/2 भी दिया रहेगा, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यानी वस्तु कहाँ रखा जाएगा, तब अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाएगा कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बड़ा बनेगा। तो दोस्तों अवतल दर्पण में हम जब भी वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, ध्रुव का मतलब हुआ P और फोकस का मतलब हुआ F, ध्रुव और फोकस के बीच हम जब भी वस्तु को रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। यदि आप इसको याद नहीं किए हैं तो आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है उसको निकाल कर देखिएगा, उसमें सभी वस्तुओं की स्थिति दिया गया है कि उसमें कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसको याद करके ज़रूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का होता है दोस्तों, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो दोस्तों दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा आपका या तो समतल दर्पण होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का होता है दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों हम पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का होता है दोस्तों, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वो दोस्तों वस्तु से छोटा जब भी प्रतिबिंब कहेगा यह हमेशा आपका उत्तल दर्पण में प्राप्त होगा, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहेगा तो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, और पूछेगा वस्तु से बराबर तो दोस्तों ये आपका समतल दर्पण हो जाएगा। तीनों पॉइंट को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका उससे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो दोस्तों ऋणात्मक जो मानी जाती है ये आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है चिन्ह की परिपाटी के अनुसार, और दोस्तों उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपका पॉजिटिव मानी जाती है यानी धनात्मक मानी जाती है। तो आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का होता है दोस्तों, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो दोस्तों आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच यानी F और P के बीच रखा जाता है। वस्तु को यहाँ पे रखा जाएगा तो हमेशा वस्तु आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब उसका प्राप्त होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। तो दोस्तों फोकस दूरी यानी F का मान आपका +20 दिया गया है, और पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे यह किस प्रकार का दर्पण होगा। तो दोस्तों जब भी आपका पॉजिटिव रहेगा तो दर्पण आपका उत्तल हो जाएगा, हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, और जब भी यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा तब आपका दर्पण अवतल हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखकर आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कि 1/f बटा भी 1/f बराबर 1/v + 1/u आपका दर्पण सूत्र है, और दोस्तों 1/f बराबर 1/v - 1/u आपका लेंस सूत्र है। तो आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। आइए दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो दोस्तों किसी भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब आपका समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में, तीनों दर्पण में मिलता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखे हैं चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें मात्र 35 क्वेश्चन जो है यह इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता चुके, और चैप्टर नंबर 2 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि जब भी हम चैप्टर नंबर 2 का वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, और दोस्तों में अपने वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।